नमस्कार। माहौल क्या है? मैं इन दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ। आप देखते ही ये चुनाव से संबंधित किसानों की राय लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ी दूसरी जगह पर आया हूँ। हमारे बीच में देखिए किसान है। मुझे पता चला कि बिजनौर में एक जगह किसान खेती किसानी को लेकर संगोष्ठी कर रहे हैं। हम बात करते हैं किसानों से कृषि कानूनों के बारे में। किसानों का एक तबका चाहता है कि कृषि कानून रद्द कर दिया जाए, नहीं तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा। एक तबका मानता है कि कृषि कानून ठीक है। और अब मैं जिससे बात करने जा रहा हूं वो हाल ही में 2 साल पहले भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार उनको जैविक खेती के लिए मिला है, भारत भूषण जी। ऐसे लोग जिन्होंने खेती में क्रांति का काम किया है, ऐसे लोग जिन्होंने नया प्रयोग किया है, उन लोगों से भी खास करके किसानों को आज एक नई तरह की जानकारी और एक नया माहौल देने के लिए चुनाव की तो बात होगी। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार। जो ये तमाम विचार विमर्श वाद विवाद चल रहा है, पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये जो विचार विमर्श है पूरे देश में ही है और इसके बारे में थोड़ा पीछे से सोचना पड़ेगा। घटना ये घटती है कि भारत में जो खेती है वो पारिवारिक खेती थी। धीरे धीरे जैसे हम व्यापार के प्रभाव में आए तो खेती का जो स्वरूप बदल गया। खेती की सारी लागत बाज़ार के चक्रव्यूह में फंस गई। किसानों ने जुताई के लिए सिंचाई के लिए जो भी साधन खरीदे उनका ईंधन मरम्मत पुर्जा सब बाज़ार चला गया। उसी के आधार पर वो बीज लेने भी बाज़ार जाता है, खाद के लिए भी बाज़ार जाता है, दवाई के लिए भी बाज़ार जाता है। और बड़ी दुर्गति तो जब होती है जब वो अपने उत्पादन को लेकर मंडी और बाज़ार जाता है तो कीमत भी बाज़ार ही लगाता है और अपनी मनमानी से तोलता भी है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों के सामने भी चुनौती थी और किसानों के लिए तो ये दुर्गति का कारण था कि किसानों की बराबर कर्जदारी बढ़ती गई। तो ऐसे में हमें एक गहन मंथन की ज़रूरत है पूरे देश में कि वो आधुनिक खेती थी या खेती का बाज़ारीकरण था। हमने बाज़ार के प्रभाव में आकर खेती की दुर्दशा की है। इसलिए मुद्दा केवल कानूनों में बदलाव का नहीं है, कानूनों के साथ साथ हमको मानसिकता में भी बदलाव की ज़रूरत है। पूरे देश में खेती को व्यापारिक मानसिकता से नहीं किया जा सकता। हमको नए व्यवसाय के अध्याय खड़े करने होंगे और खेती को खेती की तरह ही करना होगा। देखिए भारत भूषण जी, बहुत सारे किसान जो खेती करते हैं कृषि कानूनों के बारे में उनको जानकारी कम है, एक पक्षीय जानकारी ज़्यादा है। मैं देखता हूँ, मैं ये आप जैसे लोग जिन्होंने अध्ययन किया, पूरा जीवन खपा दिया, मैं ये कहता हूँ अगर आज़ादी के बाद किसी सरकार ने किसानों के बारे में या किसानों से संबंधित कोई कानून में परिवर्तन नहीं किया, एक सरकार ने अगर कोशिश की है, उसका इस व्यापक पैमाने पर विरोध होगा, तो क्या आपको लगता है जो बात आप कह रहे थे तो फिर यही सिलसिला चलता चला जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें विरोध की आवश्यकता नहीं थी बल्कि एक गहरे संवाद की आवश्यकता थी। और संवाद इस अर्थ में कि कानून की मर्यादाएं कितनी हैं और सामाजिक भागीदारी कितनी है, दोनों को तय करना था। और मैं तो इसमें एक बड़ी साफ साफ बात ये कहूँगा कि सरकार की ये पहल बड़ी सराहनीय थी, क्योंकि सरकार ने कानून बदलकर किसानों को परेशान करने के बारे में नहीं सोचा। सरकार ने सोचा था कि मंडी और बाज़ार के जरिए जो एक शोषण तंत्र बराबर सक्रिय होकर चल रहा है उसके समानांतर किसान अपने तंत्र के रूप में खड़े हों। और इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में कृषक उत्पादक संगठनों को बनाए जाने की और एक तो मानते हैं आपकी ये कानून ठीक है? देखिए, कानून को यदि आप देखेंगे तो कानून एक शर्तनामा है और शर्तनामे को जिस एंगल से आप देखेंगे उसी एंगल में आपको अच्छाई या बुराई दिखने लगेंगी। क्योंकि जो कानून अब तक बने हैं वो उस व्यवस्था के अर्थ में बने नहीं जिसको हम नीति बोलते हैं। तो इन कानूनों में बदलाव की जरूरत, केवल कानून के बदलने से किसानों की हालत ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। और इन कानूनों से ठीक हो जाएगी? इन कानून नहीं, जो नए कानून भी लाए जाएंगे उनसे भी नहीं होगी। ये किसानों की भी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं ये कह रहा था जो आप कह रहे हैं कि किसान की मंशा ऐसी नहीं थी, सरकार की मंशा ऐसी नहीं थी, सरकार की अगर मंशा ऐसी नहीं थी तो फिर कानून बना करके 10 चरणों की बातचीत किसान संगठनों से करने की क्या आवश्यकता? उनको पहले क्यों नहीं मंथन करना चाहिए था कानून लाने से पहले? यही तो शर्तनामे का अधूरापन, ना तो सरकार खेती करना जानती और न जिनके साथ बात चल रही है वो खेती करना जानते। ये सज्जन किसान बैठे हैं, इनसे पूरा ब्यौरा निकल यही है कि कितना खेती पर कितना बड़ा आक्रमण बाजार का है। ये एक एक किसान बता देगा आपको कि वो सारी लागत को लेकर, बिक्री को लेकर जो भी चीज़ है। भारत भूषण जी, आपने खेती में इतना काम किया, मैं तो ये जानना चाहता हूँ फिर किसान, आप एक सरकार आई उसने कहा 2022 तक किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। अब हालत ये है कि 80-90 रुपए डीजल कर दिया। आप 6,000 रुपए दे के 90 रुपए डीजल कर देते हो। हाँ, फिर आपने यूरिया का दाम घटा दिया। ऐसे किसानों की आय दोगुनी होगी। और ये कानून जो आए
एक नज़र में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि किसान हो सकता है आने वाले दिनों में कॉरपोरेट के चंगुल में फंस जाए। देखिए, आधुनिक तरीके से जो भी खेती के बारे में कितना भी सोच लीजिए, वो सारा कॉरपोरेट चंगुल में फंसाई हुआ है पहले से ही। हम तो दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि यदि सरकार की भी नीयत ठीक है और समाज के लोग भी इसको जिम्मेदारी से संभाल लें तो इस समय विरोध का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। खेती की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है, किसानों की बढ़ती हुई कर्जदारी और ज़मीन का बंजरपन, और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका सारा जो झंझट है किसानों पर जा रहा है। एक चीज़ और एक सवाल मेरा है, कई बार दबे मन से कई कृषि वैज्ञानिक और कृषि के विशेषज्ञ ये बातचीत में कहते हैं कि दरअसल हमने गेहूं और चावल इतना उत्पादन कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि वो भंडारण देश की सरकारों के लिए, राज्य की सरकारों के लिए एक समस्या है। उसको हतोत्साहित करने के बारे में सीधे बोलने के बजाय सरकार दूसरी तरफ से किसानों को गेहूं चावल से हटाना चाहती है। आप ये मानते हैं कि किसानों को अब दूसरी तरफ वैकल्पिक? देखिए ये तो अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मोटी बात तो ये है कि ये जो गेहूं चावल और धान की जो खेती है ये किसानों के लिए तो सही मायने में कर्जे की खेती है और हम एक तरफा दौड़ रहे हैं। जब आप भी मानते हैं कि अब शिफ्ट होने का समय आ गया? बिल्कुल शिफ्ट होने का समय, बिना शिफ्ट हो गए ना कोई सरकार इस पे पूरा सोच पाएगी ना किसान सोच पाएंगे, सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ये चलिए ठीक है। अब चूंकि मैं किसानों की एक संगोष्ठी में आया था और मुझे यहाँ की बातचीत और यहाँ जो किसान आए हैं उन्नत किस्म के हैं, कम से कम उन्नत सोच के तो है ही, तो मैंने सोचा कि माहौल क्या है, मैं आज कुछ इस तरह की बात की जाएगी। कुछ और किसानों से मैं बात करता हूँ। आप बताइए आप कहाँ से आए? और कई जिलों के किसान यहाँ पर आए हुए। मैं आजमगढ़ से आया हूँ। ये कृषि कानूनों के बारे में या किसानों के हालात के बारे में जो संगोष्ठी और सारी बातें हो रही, इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक आजमगढ़ का प्रश्न है, वहाँ पर मेजॉरिटी जो है इस नियम को जो है, जो सरकारी कानून आए हैं उसकी सपोर्ट में लोग हैं। यदि उसमें परिवर्तन करना है कुछ तो किसानों से पूछ के किया जा सकता है या कृषि के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछकर किया जा सकता है। लेकिन ये नियम जो है, ये कानून वापस करने की बात हम लोग सपोर्ट नहीं करते आजमगढ़ के। अच्छा, अब देखिए आप संगोष्ठी में बता रहे थे कि आपकी अगली पीढ़ी भी आप खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ रही। जब लोग खेती छोड़ रहे हैं या इसको एक नुकसान का या कम इज्जत का पेशा मान रहे, ऐसे में आपके परिवार के लोग कैसे, नए बच्चे आगे निकल रहे? नए बच्चों का निकलने का कारण अब एक है, अभी तक क्या हो रहा था, खेती जो हो रही थी, खेती में वो लोग आ रहे थे जो कुछ नहीं कर रहे थे। यानी जो लोग गांव में पढ़े लिखे थे वो बाहर निकल गए, खेती में से निकल नौकरी पे चले गए, कुछ विदेश चले गए। यानी जो घर का होशियार बंदा था वो बाहर चला गया। खेत में वो रखा ज़्यादातर जो कुछ नहीं कर रहा था, यानी उसको खेती करवा रहे थे, तो वो तो खेती भी फिर उसी तरीके से थोड़ी सी कर रहा था। अब नए बच्चे जो आ रहे हैं वो उसको नई तरीके से, नए सिस्टम से, नई टेक्निक से उस खेती को करना शुरू किया है, तो उनको उसमें रुचि भी आ रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है और उनको मज़ा आ रहा है उसमें। मैंने सुना कि आपका इकलौता बेटा था, CBSE में 92% नंबर पाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ता था, आपने उसको बुला के खेती में लगा दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि मैं किसी की नौकरी, किसी का नौकर ना बन के एक छोटा बड़ा नौकर बनने से अच्छा है मैं छोटा सा मालिक बन जाऊं। तो कितनी खेती थी आपकी? मेरी 10 एकड़ खेती मेरे हिस्से में। 10 एकड़ की खेती वाला पूर्वांचल में आदमी तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा ले, यही बहुत है। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ पूर्वांचल के बारे में तो, लेकिन अपने बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ तो 5 एकड़ का किसान भी कार मेंटेन कर सकता है। तो ये 10 एकड़ में आप फसल कौन सी उपजाते हैं? मैं एक तो बागवानी में ज़्यादा है मेरे पास। क्या है, मैं आम लोगों को, देखिए हमारा कार्यक्रम जो है वो किसान लोग, खेती के लोग, गांव के लोग, मजदूर लोग बहुत देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर तरह की जानकारी हो। चुनाव की तो बात करते ही रहते हैं। आप मुझे बताइए 10 एकड़ खेत में सालाना आप कितनी बचत कर लेते हैं? भैया बचत तो गन्ने से बहुत अच्छी हो जाती है इसमें, यानी जितना हम गन्ने से करते थे उससे तो दुगनी तो कम से कम है। किस में? ये मेरी जो फसलें हैं जिस तरह की हम करते हैं, हम एक तो मिक्स बागवानी करते हैं, नेचुरल फार्मिंग में करते हैं, मिक्स फसलें करते हैं। उसमें बहुत सारी बागवानी में जो है हमने क्या बहुत सारे फलों का एक जंगल खड़ा कर दिया व्यवस्थित रूप से, जो हमें अब देगा ही देगा। अभी तक तो थोड़े खर्च होते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है। कौन से फल है? जैसे हमारा लीची है, आम है, अमरूद है, केला है, पपीता है, नींबू है, मौसमी है, अनार है,
बहुत सारी फसलें हमने उसमें कर रखी है, लगभग 25 फसलें इस तरह की हैं। आपके गांव में 10 एकड़ के दूसरे जो खेतिहर हैं वो आप इतना ही संपन्न है? ठीक ठाक हैं, वो भी करते हैं, बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। मैं किसी के बारे में ऐसा तो नहीं अच्छा, बोलूँगा। आप किस जिले से आते हैं? मेरा शामली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ 10, 12, 15 जिलों के कुछ किसान आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कानूनों के बारे में और ये चुनाव के माहौल के बारे में किसानों के बीच में क्या चल रहा है? भैया मैं उस लफड़े में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता राजीव जी, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है और मैं उसमें ना पढ़ के, अब किसान को अपनी दशा खुद सुधारनी चाहिए, अपने रेट खुद बनाने चाहिए, चीज़ की क्वांटिटी ना बना के क्वालिटी पर ध्यान दे। अरे कानून को सही मानते हो, गलत मानते हो? कानून कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। उसमें कुछ चीज़ें जो संशोधन के लायक है उनमें संशोधन हो जाना चाहिए, जो गलत हैं वो हट जाएंगी तो वो अच्छा है। फिर और कानून की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, इनमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्या चुनाव में? देखिए, आप मुझे चुनाव में ना घेरें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे चुनाव में इतना ज़्यादा नुकसान मुझे तो नहीं लगता। एक वर्ग है थोड़ा सा जो इस तरफ झुकाव हो रहा है। हम भी किसान हैं, किसान की बात भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है योगी में? योगी में सुरक्षा है, नहीं तो दिन में ही लूटना था कहीं ही कोई ही। एक जो है बहन बेटी किसी भी तरह घुमा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और कर का खाओगे लोग, कोई बिना करो मिल जाए किसी को, भाई नहीं मिल जाए कहीं तक। जो अच्छा काम कर रहा है वो खुशहाल है, और जो नहीं कर रहा वो दुखी है। बस सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार में कोई कमी नहीं है। और न कोई कुछ ही कहता फिर जो जिनकी लग नहीं रही ना 9 नंबर 2 नंबर वालों की, मैं बता रहे खराब, जो वहाँ जेल में पड़े और कुछ यहाँ गाँव में बैठे तड़के गए नहा धोगा और जेब में लाए 5,000 रुपये घेर कर फिरी गए बका बुकू के लोगों को, और सांझ को बाल को खतर फल फ्रूट ले। मैं सोच रहे कैसे होगा भाई, ये हो बात, और कुछ भी नहीं बात। और ये मायावती? मायावती का कुछ नहीं है यहाँ। उसे 10-20 सीट मिलेंगे मुश्किल तो। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उनका पुरका जी के पास में, कस्बा पुरका जी, मुजफ्फरनगर का। आप बताओ। आपका स्वागत पहले तो बिजनौर की धरती। मैंने आपको गाजीपुर बॉर्डर पे भी खूब देखा, खूब बात करी, तो मैं तो स्वागत कर रहा हूँ कि बिजनौर की धरती पर आए। अरे मैं तो ऐसे घूम, मुझे तो पूरे किसान हिंदुस्तान में घूमते, मुझे देखा, मैंने बंगाल में भी आपको देखा, खूब देखा आपको। अच्छा, आपको बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपने कृषि बिलों पर आप बात कर रहे थे। मैं भी बिलों पर बात करना चाहता हूँ बहुत दिनों से। मैं इन जनता से पूछना चाहता हूँ, जब ये बिल लागू हो जाएंगे, कोई किसान ये कह दे, छोटी बात कर रहा हूँ, कि किसान अपनी मर्जी से कोई गन्ना बो सकता, गन्ना बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट है, कोई किसान अपनी मर्जी से गन्ना बो सकता है, ये स्पेशली पूछ लियो। किसान वो गन्ना बोवेगा जो मिल चाहता है। मैं तो रिजेक्ट बोऊँ, वो लेता नहीं, मैं सामान्य बोऊँ, उसका रेट लगा, वो लेता नहीं। वो तो वो बुआब है जिस पर अर्ली पर रेट वो रिकवरी ज़्यादा होगी। तो जिस दिन कानून लागू हो गए, मैं अपनी मर्जी का बीज बो नहीं सकूंगा, ना अपनी मर्जी का गन्ना बो सकता हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया, कोई किसान हाथ बो रहा है कि वो अपनी मर्जी से गन्ना बो सकेगा, ये पूछ लो। तो जिस दिन लागू हो गए, यहाँ कौन किसकी होगा, यहाँ अगर समर्थक होगा, कौन किसी का समर्थक हो, वो अलग बात है। लेकिन कृषि कानूनों में MSP की बात करते हैं आप, MS की बात करते हैं। MSP गेहूँ क्या भाव बिक रहा भाई जिला बिजनौर में, गन्ने में जरा बताओ इस वक्त MSP जो 1975 था क्या भाव बिक रहा? 1500 गेहूँ बिक रहा। जब और प्रधानमंत्री का MSP है, थी, रहेगी, पर रहने से क्या मतलब है? MSP पूरे सीजन में क्यों नहीं रहनी चाहिए? जब भी भाव बिका पूरे सीजन में बिका। जिस चीज़ का धान अब बिकेगा, बिक नहीं सकता। तो ये कानूनों का कुछ जो पक्षधर है। देखो, मैं तो वैसे चुनाव बहुत दिन है, मैं माहौल क्या है करते रहता हूँ चुनाव के बाद, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं किसानों की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 12-15 जिलों के किसान संगोष्ठी कर रहे थे। मुझे कहीं से पता चला कि यहाँ, तो मैं आ गया जानने के लिए कि किसान क्या चाहते हैं क्या, और किसानों की हालत सुधरे कैसे। किसानों की हालत सुधारने के लिए तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जी। तो ये जो उठा है, हालत बहुत बढ़िया नहीं है किसान। ये जो कड़ा कदम उठा, अच्छा, ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, ये जो कड़ा कदम सरकार ने उठाया 3 कानून के, ये कड़े मानते हैं? नहीं, कानून कड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनमें सुधार की गुंजाइश भी है। दोनों पक्ष बैठ कर अगर ठीक बातचीत करें, मैं चाहता हूँ कि किसानों के सरकार के बीच में बातचीत हो। कहीं अगर अवरोध है तो उसको दूर किया जाए, ऐसी बात नहीं, संवाद से ही रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, आप ये मानते हो कि ये कानूनों का विरोध या समर्थन राजनीतिक है? हाँ, राजनीतिक, ये तो राजनीतिक है। समर्थन भी राजनीतिक और विरोध भी राजनीतिक है। बातचीत ही राजनीति को खत्म करते हैं और समाधान की तरफ ले जाएगी। ऐसा नहीं कि कानून बिल्कुल खराब। आप बताओ कहाँ से आओ? मैं देवीदास वाले से आया हूँ, मडावर के पास से। और आज डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी खड़ी है, पब्लिक की नाम लिखवाने के लिए भी लाइन लगी खड़ी है।
तो सबकी समस्या की जड़ में जो है कि अंग्रेजी खाद और बीज है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इस बात का प्रचार करें कि जैविक खाद का उपयोग लोग करें तो इस समस्या से निजात मिले। लेकिन ताऊ जैविक के नाम पे भी तो बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो लिया। ऑर्गेनिक के नाम पे ऑर्गेनिक, ये गुड़ इतने का मिल रहा, ऑर्गेनिक गुड़ इतने का, ये गुड़ इतने का, वो ऑर्गेनिक चीज इतने की, ये भी तो बाजार हो रहा। जब आज मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, इसलिए रेट ज़्यादा है। जिस दिन मांग बढ़ गई और आपूर्ति भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, उस दिन रेट बराबर आ जाएगा। समझे नहीं? जैविक खाद। हाँ जी, आप कौन सी खेती कर? मैं तो दोनों कर रहा हूँ, जैविक भी होती है मेरे यहाँ, वो भी होती है, दोनों खेती करते हैं हम लोग। मैं किसानों की खेती किसानी की बात करने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और ये माहौल जानने के लिए कि दरअसल किसानों जो असली किसान हैं उनकी स्थिति है क्या, वो क्या सोचते हैं कानूनों के बारे में, वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, वो क्या सोचते हैं गन्ने के बढ़े दाम के बारे में। किसान की स्थिति को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। जो क्वेश्चन आपके हैं हमें उन्हीं में जवाब देना है। आप ये कहें कि किसान क्या कहना चाहता है, तो आप बोलिए, बात समझे ना। आप बोलिए किसान आप अपने क्वेश्चनों को हमसे कहलवाते हैं, उत्तर भी हमसे चाहते हैं क्या? किसान को संतुलित खेती करने की ज़रूरत है। सरकार को संतुलित खेती बनाए रखने के लिए किसान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो नहीं दे रही है। कहाँ दे रही है आप मुझे बताएं। खेती से किसान का रुझान क्यों हट रहा है? क्या जाना? क्या युवा अभी बीच में अभी किसी ने क्वेश्चन करा था कि नई पीढ़ी आ रही है वो खेती बढ़िया करेगी, निश्चित रूप से करेगी। क्या खेती में बच्चों का रुझान है? और अगर रुझान हटा है तो क्या कारण है? सरकार को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये काम सरकार के हैं। रही आपका कौन से कानून की बात आप कर रहे हैं, कोई भी कानून लाइए आप, जिसके लिए लेके आ रहे हो सर्वथा हित उसका पहले आपको देखना होगा। इससे काम नहीं चलेगा कि भाई हम बहुत बढ़िया विदेशों में भेजेंगे माल और वहाँ जाएगा और बिकेगा। कैसे बिकेगा? उसे करना सिखाइए ना। आपकी जो मशीनरी वो फील्ड में जाए, फील्ड में रहे। क्या योगदान है खेती में मशीनरी का? आपकी सरकार की मशीनरी का योगदान क्या है? सिवा अनुदान देना वो नहीं है। कर्जा माफ कर देना ये नहीं है, ये बिंदु नहीं है कर्जा माफ कर देना या वो करना। किसान की स्थिति को जाके आकलन करें, और वो कौन करेंगे? जो जिलों में बैठे हुए अधिकारी हैं। और वो जिलों के जाने अधिकारी कितना सर्वे करते हैं, कितनी समीक्षा करते हैं, कितने लोगों के बीच में बैठ कर पंचायतें करते हैं सच्चाई के रूप में। आप सिर्फ अपनी सरकार की नीतियों को उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। बाबूजी, मैं ये आप शुरू से खेती करते हैं? हाँ, मेरे तो पूर्वज करते आ रहे हैं, बहुत पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। आप नौकरी में थे या किसान? मैं नौकरी में भी रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ बीच में आता भी रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ, और अब खेती कर रहा हूँ। मेरे बच्चे भी खेती कर रहे हैं। अच्छी खासी खेती करते हैं हम लोग। लेकिन अच्छी खासी खेती करने के बाद और पूरे समर्पण के बाद हम करीब 100 बीघे ज़मीन मेरी ऑर्गेनिक खेती में है पिछले 15 साल से। सिंगल प्लॉट है। आज तक सरकारी मशीनरी का एक व्यक्ति उसे देखने नहीं गया। कहाँ की बातें आप लोग कर रहे हैं? साहब ये ऑर्गेनिक खेती चालू हो जाएगी, किस आधार पे हो जाएगी? सरकार बोलने को तो बहुत बढ़िया, भाषण देना और आपकी ये चीज़ें वो सब कुछ हो जाना बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल कैसे हो? सब किसान को आप गाली दिए जा रहे हैं, चारों तरफ से दिए चले जा रहे हैं। आप किसान की स्थिति को देखो ना, और उस वर्ग की स्थिति को देखिए जो आपकी 70%। बाबूजी की बात एक बात में समेटता हूँ जो मुझे बहुत लगी कि ये जो सरकारी मशीनरी और अधिकारी और नेता, इन्होंने देश को इतना भ्रष्टाचार में डुबा दिया कि केवल अपने अपने मस्त हैं कि उसी में डूब गया। किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। चलो, चुनाव आएगा तो किसान की तरफ ध्यान आएगा। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बिजनौर।